जीएसटी और एसजीएसटी समझ में आ गया। अब देखिए यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी मतलब कुछ नहीं है, सी के जगह पे आप यूटी लगा दीजिए। मतलब 28 में तो और 28 राज्य है। अब केंद्र शासित अंचल भी है बहुत सारे, जैसा कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये सब तो कोई स्टेट नहीं है, ये सब यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। अब इसके लिए कैसा टैक्स लगता है ना, यूटी के लिए जैसा स्टेट के लिए एसजीएसटी, ठीक उसी तरीके से यूटी के लिए यूटी जीएसटी। और उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना पड़ेगा, मतलब सीजीएसटी भी देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, राज्यों के लिए जीएसटी लगता है, सेंट्रल को दीजिए और राज्यों को दीजिए दोनों जीएसटी। मान लीजिए जीएसटी का 10% है, तो राज्यों को दीजिए 5% और स्टेट को दीजिए 5%। हुआ सेम स्टेट। अब ये पर इसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, कोई भी सामान अगर उगता है या प्रोडक्शन होता है, या कहीं भी अगर मान लीजिए दिल्ली में कोई भी सामान बना, दिल्ली तो एक केंद्र शासित अंचल है, तो उसको यूटी सरकार को देना पड़ेगा। मतलब यूटी जो सरकार है उसको देना पड़ेगा 5% यूटी जीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 5% सीजीएसटी। बस काम खत्म। मतलब कुल मिलाकर एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी क्लियर। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आईजीएसटी पे। देखिए वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है जी। वैट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? वैट लगा था, भारत में सबसे फेमस था वैट सिस्टम। वैट कहता है कि हम हर स्टेट में निजे अपने तरीके से हम मनमानी करके कुछ भी टैक्स दे सकते हैं। मतलब अगर कल को बोलेगी कि वेस्ट बंगाल की सरकार, कल को मतलब जब वैट सिस्टम लगा था तब होता था कि वेस्ट बंगाल सरकार बोल दिया कि पेट्रोल के लिए हम 30% से ज़्यादा, मतलब 35% टैक्स लेंगे, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुजरात सरकार बोलेगा कि मुझे 25% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब हम 25% टैक्स लेंगे। हर सरकार अलग अलग बोल सकती है। मतलब 28 राज्यों में 28 तरीका में 28 टाइप का टैक्स हो सकता है। हर राज्य में सेम टैक्स नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता था कि पहले ज़माने में पेट्रोल डीजल देखिएगा, कहीं पे 36 रुपया तो कहीं पे 30 रुपया तो कहीं पे 20 रुपया, जहाँ जैसा मिलता था, और उस टाइम बहुत सस्ता हुआ करता था। और आज देखिए महंगाई कितना आ गया। महंगाई इसलिए आ गया क्योंकि पेट्रोल डीजल ईंधन फ्यूल ये सब में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है भारत में, इसलिए इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये सब डायरेक्ट टैक्स के खिलाफ नहीं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही पड़ता है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। खैर ये अलग मैटर है। आईजीएसटी कैसे है हम बताते हैं। मान लीजिए गुजरात में सरकार बोल दिया, उस टाइम की वैट लगा था 2004 को, अप्रैल की 1 तारीख में वैट सिस्टम सबसे सबसे पहले हरियाणा में एक्सेप्ट किया था। और अगले साल 2005 को 1 अप्रैल को वैट सिस्टम सबसे लास्ट राज्य था यूपी, सब ने मिलकर हर स्टेट में 2005 तक कम्प्लीटली वैट सिस्टम लग गया था। अब सुनिए 2005 के बाद क्या हुआ। गुजरात सरकार बोल दिया कि हम वैट सिस्टम में सबसे कम रखेंगे, वो पेट्रोल डीजल या कोई भी सामान में सबसे सस्ता टैक्स लेता था। और बाकी राज्यों में, क्योंकि बाकी राज्यों में पैसा नहीं था, देश जब चलाना नहीं, एक तो स्टेट चलाना है, राज्य चलाना है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, बजट चाहिए, तो वो लोग मजबूरी, बहुत पैसा चाहिए तो टैक्स वसूल लेना पड़ेगा, तो टैक्स ज़्यादा रखना पड़ता था। अब गुजरात सरकार के पास बहुत पैसा था, वो सस्ता टैक्स देता था, कोई भी कंपनी हुमच के गुजरात आ जाती थी और उत्पादन करके इधर उधर भेज देता था। पूरा देश के पूरा गुजरात में सारा फैक्ट्री और उत्पादन करके पूरा क्या बोलते हैं, पूरा इंडिया में सप्लाई होता था। ऐसा करके क्या होता था कि रोजगार सबसे ज़्यादा मिला गुजरात को, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा हुआ गुजरात को। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि गुजरात सरकार अपने अंदर में सब सारा कंपनियां कर दी, टैक्स घटा के थोड़ा सा प्रॉफिट के जाल में फंसा के कंपनी सबको, और वो गुजरात सरकार सीजीएसटी के हिसाब से, मतलब सी का मतलब होता है सेंट्रल। अभी जो जीएसटी सेंट्रल जीएसटी लगता है उसी का नाम उस टाइम था एक्साइज जीएसटी,
और वो गुजरात सरकार देती थी, कोई भी स्टेट दे सकती थी, ठीक है। और अपने जेब में मतलब गुजरात सरकार खुद रखती थी सर्विस ड्यूटी, मतलब वो अपने इसको अभी कहा गया है SGST, मतलब इस एक्सरसाइज GST को आप सेंट्रल GST कह सकते हैं। और सर्विस GST को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्विस GST को, सॉरी सर्विस टैक्स को हम आराम से SGST बोल सकते हैं। उस टाइम के हिसाब से मोटा मोटी सेम टू सेम है, किंतु उस टाइम वैट में क्या प्रॉब्लम था, वैट में अलग स्टेट अलग अलग टाइप के टैक्स रखते थे। इसमें होता क्या था, पूरा पूरा भारत में एक ही तरफ ज़्यादा कंपनी आ गई और ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा डेवलप, सब कुछ एक ही तरफ हो रहा था। कहीं ना कहीं देखिएगा तो भारत में बिछड़ा हुआ जो 7 स्टेट है बांग्लादेश के उस साइड, वो लोग तो और भी बिगड़ गया बेचारा, इतना ही महंगाई बढ़ गया। और एक तो बिहार का, झारखंड का, यूपी MP का हालत देखिए, तो त्रिपुरा, असम, ये सब का क्या होगा पता है आपको, समझ में आ ही गया होगा। कहीं ना कहीं इस वैट सिस्टम में पूरे सब राज्यों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, जिस राज्य के ऊपर बजट कम रहता था, ठीक है। इसीलिए वैट सिस्टम को 2017 में हटा दिया गया। बहुत कोशिश, ऐसे तो प्रोग्राम वैट सिस्टम को हटाने का प्रोग्राम तो बहुत सालों से पहले से ही चल रहा है, लेकिन क्या करें, विपक्ष पार्टी वाले भी कम नहीं है, सब लोग अपना प्रॉफिट। अब देखिए हो गया तो हो गया, गुजरात पूरा बहुत कमा लिया है। IGST क्या कहता है कि IGST का मतलब अभी क्या हुआ है ना, कुछ नहीं है। आप जहाँ भले ही आप फैक्ट्री लगाइए गुजरात में या वेस्ट बंगाल में, टैक्स उसी को मिलेगा, उसी राज्यों को मिलेगा, मतलब SGST उसी राज्यों को मिलेगा जहाँ पे बिक्री होगा। इसका मतलब गुजरात में कोई कंपनी बनाओ या ना बनाओ, एक बात बताओ यार, अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई सामान सप्लाई लेना है, तो गुजरात में फैक्ट्री क्यों लगाई, एक फैक्ट्री गुजरात में भी लगा दे, एक फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में भी लगा दे आराम से। ऐसा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घट जाएगा, तो खर्चा कम होगा, क्योंकि टैक्स तो उसे ही देना पड़ रहा है ना। पहले क्या होता था, सर्विस ड्यूटी उसी जहाँ पे उत्पादन होता था उसी राज्यों को मिलता था, किंतु आप नहीं, सर्विस टैक्स उसी को मिलेगा जहाँ पे बिक्री हो रहा है। मतलब सर्विस टैक्स को अभी कहा जाता है SGST, मतलब स्टेट GST, मतलब स्टेट के हिसाब से। कुल मिलाकर IGST का मतलब हुआ कि आप सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना टैक्स दीजिए, और जो सामान फैक्ट्री भले ही जहाँ पे लगे भारत में, जहाँ बिक्री होगा उसी राज्य को मिलेगा SGST, ठीक है। सेम स्टेट SGST CGST 5% हुआ। और UT GST, अगर सेम स्टेट ना हो, अगर मान लीजिए केंद्र शासित अंचल हो, तो क्या होगा, UT GST और सेंट्रल GST, काम खत्म। IGST में क्या होगा, जहाँ पे बिक्री होगा वो स्टेट का GST मतलब SGST, और सेंट्रल को मिलेगा अपना भाग। आप देखिए आगे GST का पंगा समझ में आ गया। और गुजरात किस लिए इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, आज भी वेस्ट बंगाल या बिहारी इधर से साउथ इंडियन तरफ काम करने क्यों जाते हैं, उस टाइम इतना हुमच के फैक्ट्री लग गया था, इतना कम टैक्स उधर लगता था कि सारा फैक्ट्रियाँ सब उधर चली गई, पूरा भारत का नक्शा ही बदल दिया था, टेढ़ा हो गया था। हालांकि अब GST आने के बाद धीरे धीरे टेढ़ा हो गया है, तो उसको सीधा करने के लिए वैसा काम भी चालू हो गया है, बहुत जल्द सब सही हो जाएगा। अभी तो ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है GST लागू होना, 2017 में हुआ था, अभी 2023 चल रहा है। अब देखिए GST का क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा उमझ के नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। अब देखो चौथा नंबर पे, उससे पहले और एक बात बता देते हैं, GST में आउट ऑफ GST, देखो देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो इसका GST के अंदर में ना रहना है, ये सबसे बता। जैसे कि शराब, समाज को बिगड़ाने वाले चीज़ें है शराब। अब शराब सच में समाज बिगड़ेगा, इसलिए GST के दायरे में न रखते हुए उसको 28% से भी ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए GST के दायरे में ही नहीं रखा है। इसलिए शराब का रेट हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि GST नहीं लगता है, उसका इनकम टैक्स लगता है और GST नहीं लगता है। इसलिए आप अपने हिसाब से वैट सिस्टम का है कि आप अपने हिसाब से जितना पाए मन माने चाहिए जितना टैक्स है वसूल लीजिए, वो आपका मैटर है। इसलिए हर स्टेट अपने हिसाब से ले लेता है, इसलिए अभी भी पेट्रोल डीजल या शराब का
डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ साथ टैक्स भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जीएसटी के सब हाईएस्ट टैक्स है 28%, उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। उसके साथ साथ देश को बचाने के लिए और देश का खर्चा घटाने के लिए कृषि प्रधान देश होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कृषि वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सब्सिडी की भी जरूरत है, इसीलिए जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। कृषि में आप कोई भी काम कीजिए आपको जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी खरीदिएगा ना, ट्रैक्टर खरीदिएगा तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, नॉर्मली आप 2 लाख में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर खेती के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है इसीलिए, और खेती के ऊपर डिपेंड करते हुए ट्रैक्टर बनाया भी गया है, उसी तरीके से उसका डिजाइन भी दिया गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए जीएसटी का इनपुट और आउटपुट बहुत समझ में है, ये दुकानदार और सबका पंगा ही है। दुकानदार क्या करता है, इनपुट जीएसटी, मान लीजिए कोई 100 रुपया का सामान था, उसका 10%, देखिए 10% नहीं है लेकिन 10% समझाने के लिए दिए हैं ताकि आप लोग को ईजी हो समझने के लिए। 100% क्या हुआ, 100 रुपया में एक सामान खरीदा, उसका जीएसटी 10% मतलब टोटल कितना हुआ 110 रुपया। मैथ आता है तो आपको समझ में आ गया, 110 रुपया सामान का रेट हुआ। दुकानदार जो खरीदने गया था उसको टोटल बिल कितना पेमेंट करना पड़ा 110 रुपया जीएसटी बिल समेत। इसके बाद वो अपने घर में जब दुकान खुला है तो बस 110 रुपया को वो 40 रुपया ज़्यादा अपना प्रॉफिट रखने के लिए 150 रुपये में बिकेगा वही सामान को। 110 रुपया सामान को 150 रुपये में जब बिकेगा तो उसका भी 10% जीएसटी होता है। तो जो कस्टमर लेने आएंगे उसको भी तो देना पड़ेगा ना, तो ये 10% जीएसटी ऐड होता है तो कुल मिलाकर सामान का जो रेट होगा वो 165 रुपया होगा। आप बताइए, पहले था 10% जीएसटी का मतलब 10 रुपया, और उसके बाद 150 होने के बाद 10% जीएसटी का बिल होता है 15, टोटल इसका मतलब क्या दुकानदार को 25% देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, 25% देना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पहले तो 10% दे दिया है ना वो, मतलब उसका वो इस 100 रुपये का सामान का जीएसटी दे दिया मतलब उसको, और कभी भी 100 रुपये का सामान उसका जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 10 रुपया दे दिया है, उसके बाद जब जीएसटी 150 का हुआ तो इसका 15 हुआ ना, 15 हुआ, देखिए 15 हुआ है जीएसटी, ये 150 रुपये का जीएसटी कितना होता है 15 होता है 10% का, तो इस 15 में से पहले से 10 दे दिया तो माइनस करने से 5 रुपया आता है,